सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 5 फरवरी के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एनालिसिस। पहले पेज पे खबर आती है, फर्स्ट ट्रम्प 2.2 यूएस डिपोर्ट्स 205 इलीगल इंडियन माइग्रेंट्स फ्लोन बैक इन मिलिट्री प्लेन। जैसे कि ट्रम्प साहब ने आते ही कहा था कि अनडॉक्यूमेंटेड और इलीगल माइग्रेंट्स को वो वापस उनके देश भेज देंगे, और ऐसा ही हुआ है। और ज़्यादातर जो भारतीय पकड़े गए हैं 1700-1800 ऑन रिकॉर्ड अभी फ़िलहाल हैं, जिनको वापस भेजने की बात करी गई है। उनमें से 205 भेज भी जा चुके हैं। वो ज़्यादातर गुजराती और पंजाबी, मतलब कि गुजरात और पंजाब स्टेट को बिलोंग करते हैं। डिपोर्टेशन हैपेंड ड्यूरिंग द बाइडन एंड ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन टू, बट दोज वर क्वाइट अफेयर्स। और डिपोर्टेशन ऐसा ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा पहले बार भी कई बार हुआ है। इवन ओबामा, प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम में ये तो बहुत ज़्यादा ही हुआ है डिपोर्टेशन। आगे बढ़ते हैं। RBI's next move, central bank should allow the rupee to adjust ease policy rates to support growth. In recent days, the rupee has come under the increased pressure, but the Indian currency is no exception. US President Trump executives orders imposing additional tariff on Canada, Mexico, China have roiled markets. On Monday, investor sentiment soared in most markets across the world and major currencies were strained. अब जहाँ देखिए, मैंने को पहले भी कई आर्टिकल्स में बताया हुआ है कि इस समय जो यूएस में चल रहा है, ये ग्लोबली बहुत सारी मार्केट्स को अफेक्ट करने वाला है। और एक ये भी सच बात है कि ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। मेक्सिको ने पहले ही बता दिया है कि ठीक है, आपको जो दिक्कत मेक्सिको से हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, ड्रग ट्रैफिकिंग की, हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, पहले ही मेक्सिको ने एग्री कर लिया है। इसीलिए यूएस ने कहा ठीक है, हम आपके जो टैरिफ लगा रहे हैं सिर्फ 1 महीने के लिए लगाएंगे अब, क्योंकि इससे तो मेक्सिको का पूरा ट्रेड डिस्टर्ब हो जाएगा ना। मोर देन 40% ट्रेड तो ऐसे ही मेक्सिको का हवा में उड़ जाएगा, उससे उनकी अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। और मेक्सिको में है ही क्या। इसके अलावा इस डिसीजन के बाद से मार्केट्स पे भी असर दिख रहा है, उसी को लेके आर्टिकल आपको है। इट्स डिफिकल्ट टू सी हाउ दिस ट्रेड वॉर विल प्ले आउट. Trump has now decided to delay the imposition of tariffs on both Mexico and Canada for 1 month after speaking with द लीडर्स ऑफ टू कंट्रीज। देखिए, अभी से ये लोग अपना झुक गए हैं यूएस के सामने। हाउएवर ऑन ट्यूसडे चाइना अनाउंस्ड टैरिफ्स ऑन सेलेक्ट इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस बिगिनिंग फरवरी 10। बाकी चाइना ने अपना रिटेलिटरी मेजर करते हुए ये कहा कि हम तो भी टैरिफ लगाएंगे आपके ऊपर भी। इसी को लेकर ट्रम्प की यूएस फेडरल रिजर्व में पॉलिसीज को चेंज करने की बात हो रही है। Uncertainty over Trump's policies may also force US Fed Reserve to keep rates unchanged in the near term. हम यहाँ पे कौन से रेट की बात कर रहे हैं? हम यहाँ बात कर रहे हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स होते हैं। आपने भी इकोनॉमी में पढ़ा होगा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, जो कि पूरी इन्फ्लेशन मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम उन रेट्स की बात कर रहे हैं। This will only strengthen the dollar. On Monday, dollar index, which measures the value of greenback against euro, yen, etc., रोज टू 109.84। मतलब अभी तो कुछ करा भी नहीं है, तो डॉलर में लगभग 1.24% का उछाल देखने को मिला है। लास्ट ईयर RBI इंटरवीन हेवीली इन करेंसी मार्केट टू स्टेम द रुपीज डिक्लाइन between 27 September and 26 December. Foreign reserves fell by around $50 billion, while part of decline could be on account of revaluation losses. This fall provides some indication of extent of the central bank's intervention. However, in recent weeks, the rupee has been allowed to adjust. With the pressure on the currency unlikely to abate, RBI should allow the rupee to adjust and intervene only to smoothen out excess volatility. अब इस चेंजिंग ग्लोबल मार्केट में रूपी अपने आप ही बैलेंस आउट कर लेगा। बाकी सेंट्रल बैंक को, RBI को ये प्रयास धीमे धीमे करते रहना चाहिए कि वो किसी प्रकार की हैवी फ्लक्चुएशन ना होने दे। दिस आर कंसर्न द शार्प डिप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी विल हैव इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन। और हम देखें रुपये की वैल्यू बिल्कुल गिरती जा रही है, 86 क्रॉस कर चुकी है डॉलर के कंपैरिजन में, $1।
There are concerns the sharp depreciation of the currency will have an impact on inflation. As per some estimates, a 5% depreciation could push up headline inflation by 35 basis points. मात्र 5% भी depreciation होने पे हम headline inflation को 35 basis points बढ़ता हुआ देखेंगे. The CB will have to be careful as it navigates an increasingly uncertain global and domestic environment, considering the slowdown in the economic growth momentum. और हम जानते हैं ग्लोबली वैसे ही मार्केट्स अभी इस समय डाउन चल रही है, ग्लोबली चल रही है डाउन. आगे बढ़ते हैं. साइज द हल, ये है आपका. सेंटर मस्ट एक्सपीरियंस एफर्ट्स टू ब्रिंग सोशल हार्मनी. मणिपुर कैन नॉट अफोर्ड टू स्लाइड बैक इनटू कॉन्फ्लिक्ट. इट हैज बीन 21 months since the ethnic violence erupted in Manipur, straining its social fabric. In the past few weeks, an uneasy calm has been maintained in the northern eastern state, where fault lines have deepened between Meiteis and Kukis. The most severe episode of violence in recent months occurred in November 24, when 22 people were killed over 11 days. देखिए मणिपुर में जो आपका प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको भी ध्यान देना जरूरी सरकार को. Meanwhile, an escalation conflict in Myanmar's Saigon region, not far from Manipur's Kamjong district, has sparked concern about the potential spillover. Manipur shares a 400-kilometer long border with Myanmar to its south and east. The military and community ties between insurgents in both regions sharpen these fears. Amid airstrikes by the Burmese military and retaliation from rebel forces, more than 200 refugees from Myanmar have reportedly taken shelter near the Moreh border in Manipur's Teringbol district. As security forces combat the border threat, both central and state governments should seize the lull as an opportunity to initiate meaningful reconciliation efforts. और अब क्योंकि म्यांमार में भी प्रॉब्लम चल रही है तो इससे कहीं ना कहीं मणिपुर की इंटरनल सिक्योरिटी को भी खतरा है. द वैली हैज़ been emptied of its last Kuki residents. Just Kuki-dominated hills have seen the exodus of Meiteis. The trust deficit between two communities remains under address, making the prospect of either group returning to their homes seem distant. Efforts towards normalcy must begin. अब देखिए वो कह रहा है कि कुकी और मैती के बीच में जो एक बीच की दीवार है वो बहुत ही बड़ी हो चुकी है. तो अब ये ट्रस्ट डेफिसिट तो पता नहीं कैसे भरेगा, मगर फिलहाल सरकार को प्रयास करना चाहिए कि कुछ भी करके अब तो फिलहाल इस प्रॉब्लम को एंड करे, वरना हम बहुत पीछे चले जाएंगे इंटरनल सिक्योरिटी में. आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल की तरफ. अभी तो ट्रेड वॉर ही छाता रहेगा ट्रम्प का. आगे स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर्स को लेके यहाँ पे छोटी सी खबर है. भारत भी अब इसको एस करना चाह रहा है स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर्स पे. यूएस का भी ध्यान एनर्जी सेक्टर में स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर्स पर है. वाई सेंटर प्लान एस्टैब्लिश नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी. The proposed university will impact technical and management education as well as training specific to the cooperative sector. कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ाने के लिए एक यूनिवर्सिटी की बात करी जा रही है. प्रमोट करेगी, रिसर्च वगैरह प्रमोट करेगी इसमें. अब जो मिनिस्ट्री है वो 2021 में स्थापित करी गई थी. Since then, Union Home Minister Amit Shah, who also is in charge of Cooperation Ministry, has repeatedly spoken about establishing a national cooperative university. While Tribhuvan Sahakari University will be the first of its kind in India, it's not an altogether novel concept in the world. Countries like Germany, Kenya, Colombia, Spain और boast cooperative universities. और वर्ल्ड में भी cooperative university बहुत सारी हैं. तो cooperative sector का जो योगदान अब इस इकोनॉमी में होता है देश की, वो बहुत बड़ा होता है. इसलिए हमें इससे और बेहतर और स्किल्ड वर्कफोर्स के हाथ देना चाहिए, जिसको लेके केन्या, कोलंबिया, जर्मनी, स्पेन और अब इंडिया में भी इनको लेकर डेडिकेटेडली यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है. The university would be a specialized university, the first of its kind in the cooperative sector, to impart and promote cooperative education, training, research and development, and thereby strengthen the cooperative movement in the country. अब योगदान कितना है कॉर्पोरेट सेक्टर का योगदान है accounting for about 19% of agriculture credit. 19% of agriculture credit provide provisions. 35% of fertilizer distribution, 25% fertilizer production, 31% of sugar production, 10% of production and procurement of milk, 13% of wheat production, 20% of paddy procurement, and 21% of fish production. Center believes that present education and training infra in coop sector is fragmented और इसे बेहतर करना पड़ेगा. देखिए योगदान अपने आप में ही कॉर्पोरेट सेक्टर का भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना ज़्यादा है. आगे देखते हैं और आर्टिकल की तरफ.
वाई आरबीआई कुड कट रेपो रेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 years। ये वही आर्टिकल कंटिन्यूटी में है एक तरीके से देखा जाए तो मार्केट पॉलिसी को लेकर। हालांकि इसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि ये चीज़ तो पूरे साल होती ही रहेगी, मगर इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप इसमें ये अध्ययन करिएगा व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है आप ये देखिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट आर द रेट्स मेंशन इन द मॉनेटरी पॉलिसी एटसेट्रा। यहाँ पे डिटेल आर्टिकल दिया हुआ है पल्सेस को लेके। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। 2026 budget has allocated ₹1,000 crores towards a scheme which aims to provide minimum support price-based procurement and post-harvest warehousing solutions for the three pulses crop. The National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India (NAFED) and the National Cooperative Consumers Federation of India will be ready to procure these. रिवर्सल ऑफ आत्मनिर्भरता पूरा इसमें बताया हुआ, आपके साथ डेटा वगैरह शेयर करूँगा। हालांकि ये फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा स्टेप है अपने आप में। Chana and Moong success stories. Domestic pulse production, as per the Agriculture Ministry data, has increased from 192.55 ton to 260.58. This was mainly courtesy of two crops, chana and moong. देखिए अब जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड सिक्योरिटी अपने आप में एक चुनौती है और उसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है इस बजट में भी। चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं? टू स्टार्ट with there are growing limitations, particularly in tur and arar, which was traditionally a 250 to 320 days crop yielding around 20 quintals per hectare. Breeders have brought the duration down to 150 to 180 days with 15 to 16 quintals per hectare yields, but it is still comparatively long and low. As a result, tur and arar cultivation is confined largely to rain-fed Marathwada, Vidarbha region of Maharashtra and northwest Karnataka. The farmers have fewer alternative crop options. Atmanirbharta in tur and arar would perhaps require the development of hybrids which mature within 140 to 150 days, giving अब 20 क्विंटल हेक्टर यील्ड्स। देखिए अब बात करी जा रही है कि यहाँ पे आपको हाइब्रिड वैरायटीज़ को लाना पड़ेगा जो कि मेच्योरिटी समय उनका 250 से 270 डेज से कम होके अब 140 से 150 डेज पे आ जाए, और पर हेक्टेयर यील्ड्स फिर भी 18 से 20 क्विंटल का वो दे। The second factor has to do with the policy ambiguity. The government wants farmers to expand pulses, acreages, and plant these nitrogen fixing leguminous crops instead of more water guzzling cereals or sugarcane. But tur arhar is now wholesaling at an average of rupees 7,200 to 7,300 per quintal in Maharashtra's Latur and Karnataka's Kalaburgi markets. Imports of most of the pulses, Matar, Masoor, Urad, and Desi Chana, also track zero duty to at the moment. Only imports of large Kobuli Chana are being permitted at 66% duty, while imports are altogether restricted in case of मूंग। बाकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी सरकार अच्छे से रेगुलेट करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल इसी के साथ आज के लेते रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए और अच्छा लगे तो वेबसाइट को भी जरूर विजिट करिएगा। थैंक यू।